Hello everybody. Today we are going to solve some problems of current, electricity and resistance arrangement. ठीक, क्वेश्चन में कोशिश की गई है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कवर हो. ठीक, देखिए ये एक पैराग्राफ है. इसमें क्या है, एक क्यूब है. ठीक है ना. क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं. क्यूब की हर साइड सेम रेजिस्टेंस की है. सारी साइड का रेजिस्टेंस सेम है, R. ठीक, तो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉर्नर 1 और 8, अगर कॉर्नर 1 से करंट एंटर की जाए और 8 पे एग्जिट की जाए तो 1 और 8 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है. फिर पॉइंट नंबर 1 और 5 के बीच में पूछा गया है. ठीक, फिर 1 और 3 के बीच में पूछा गया है. ठीक, तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं. इन ड्यूरिंग सॉल्यूशन आपके सामने सिमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पे कवर हो जाएंगे. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. बिटवीन पॉइंट 1 एंड 8. ठीक, देखिए हमारे पास जो डायग्राम है वो इस तरीके का है. यूं एक क्यूब है हमारे पास, ऐसे. हमें इसके डायगनली अपोजिट एंड से करंट निकालनी. यानी कि देखिए करंट यहां से एंटर होगी और यहां से एग्जिट हो जाएगी. अगर इस क्यूब को ऐसे रखा जाए यहां पे किसी टेबल पे तो ये ऐसे एग्जिट हो जाएगी 1 से. ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 3, ये 2 और ये 4, ये 6, ये 7, 8, 5. हो गया सब. तो अब आप देखिए जो 1 है उससे करंट आएगी और 3 जगह डिवाइड हो जाएगी. 3 में जाएगी, 2 में जाएगी और 4 में जाएगी. मैं इस चीज को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूं अपने अकॉर्डिंग. इसको क्यूब की फॉर्म में नहीं, रेजिस्टेंसेस की फॉर्म में देखते हैं. ये है पॉइंट 1 ये है. यहां पे यहां से करंट 3 जगह जाती है. पॉइंट नंबर 3 पे, 2 पे और 4 पे. 3 पे जाके भी वो 2 जगह डिवाइड हो जाती है, 2 पे जाके भी वो 2 जगह डिवाइड हो जाती है और 4 पे जाके भी वो 2 जगह डिवाइड होती है. तो यहां से करंट जाती है पॉइंट नंबर 1 पे व 2 पे. ये आ गया पॉइंट नंबर 2. और फिर एक रेजिस्टेंस R के थ्रू होती हुई पॉइंट नंबर 3 पे जाती है और फिर दूसरे रेजिस्टेंस के थ्रू होती हुई पॉइंट नंबर 4 पे जाती है. ठीक है. अब पॉइंट नंबर 8 पे करंट कलेक्ट की जाती है. पॉइंट नंबर 8 पे कलेक्ट की जाती है पॉइंट नंबर 5 से, 6 से और 7 से. तो अगर मैं इस चीज को पॉइंट नंबर 8 ले लेता हूं तो पॉइंट नंबर 8 पे करंट कलेक्ट की जाती है 3 जगह से. पॉइंट नंबर 5 से, पॉइंट नंबर 6 से और पॉइंट नंबर 7 से. ये ठीक है. अब पॉइंट 2 से जो करंट है वो 2 जगह डिवाइड हो जाती है. कौन कौन से सेक्शन में? पॉइंट 2 से 5 और 7 पे पहुंचती है. ठीक है ना. तो 5 पे पहुंची. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 2 से एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट 5 पे पहुंची. ये पॉइंट 5 है. ठीक है ना. और पॉइंट इसी से एक रेजिस्टेंस के थ्रू ये पॉइंट नंबर 7 पे पहुंची. फिर पॉइंट नंबर 3 से, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3 से एक रेजिस्टेंस के थ्रू ये पॉइंट नंबर 5 पे पहुंची. ठीक है. और फिर 3 से पॉइंट नंबर 6 पे पहुंचती है एक रेजिस्टेंस के थ्रू. ये पॉइंट नंबर 6 हो गया. फोर्थ से एक पॉइंट नंबर 6 पे पहुंचती है एक रेजिस्टेंस के थ्रू. ठीक है ना. और 4 से फिर एक रेजिस्टेंस के थ्रू पॉइंट नंबर 7 पे पहुंच जाती है. ठीक है. ये पॉइंट नंबर 6 हुआ. ठीक है. अब आप देखिए पॉइंट नंबर 5 तो ये है, ये तीनों पॉइंट एक ही हैं. पॉइंट नंबर
6, ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों पॉइंट सेम है, और यहां पे पॉइंट नंबर 7 और ये 7 एक जैसे पॉइंट है। ठीक, अब 1 2 2 3 4 और 5 6 7 तीनों के पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। देखो यहां पे, देखो यहां से एक रेजिस्टेंस पार, अगर इसका पोटेंशियल V है तो एक रेजिस्टेंस पार करके करंट 3 में पहुंचती है, एक रेजिस्टेंस पार करके 2 में पहुंचती है, और एक रेजिस्टेंस पार करके क्रॉस करके 4 में पहुंचती है। ठीक, और करंट तीनों ब्रांचेज में सिमेट्रिकल होगी, क्योंकि तीनों ब्रांचेज के सामने बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट है, सेम अरेंजमेंट है, तो इसलिए पॉइंट नंबर 3, 2 और 4 आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। इसलिए इन पॉइंट्स के जो पोटेंशियल्स हैं वो सेम होंगे, इसीलिए पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 के पोटेंशियल भी सेम होंगे। ठीक, तो देखिए क्या होगा, तो आप ये देखिए, इधर से मुझे इतना पता चल गया पॉइंट 2, 3 और 4 सेम पोटेंशियल पे है, और पॉइंट 5, 6 और 7 सेम पोटेंशियल पे, क्योंकि पॉइंट 8 पे जाके करंट कलेक्ट हो जाएगी, एक रेजिस्टेंस पार करके पॉइंट 8 पे पहुंची, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस पार करके और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस, इसका मतलब 5, 6 और 7 आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पॉइंट्स आइडेंटिकल होते हैं, ठीक, जिन पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होते हैं, आप उनको मिला के एक पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से शो कर सकते हो कि यहां से 3 रेजिस्टेंसेस जाते हैं, ये चले गए। अब ये तीनों पॉइंट एक जगह मिला देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट मैंने एक जगह मिला दिए, तो 2, 3, 4 पॉइंट एक जगह मिला दिए, और यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। तो एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5th रेजिस्टेंस, और ये 6 रेजिस्टेंस। 6 के 6 रेजिस्टेंस जाके 6, 7, 8 पे मिलते हैं, 5, 6, 7 पे मिलते हैं, और ये तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, तो इनको भी एक जगह मिला देते हैं हम। ठीक, और इसके बाद 3 रेजिस्टेंस और आते हैं, और ये वाला पॉइंट 8 आ जाता है, ये वाला पॉइंट 1 होता है। आप देखिए क्यूब किस तरीके से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, और ये स्ट्रक्चर इधर किस तरीके से कन्वर्ट हो गई। यहां पे 3 रेजिस्टेंस R, R और R पैरेलल में है, यहां पे 6 R पैरेलल में है, और यहां पे फिर से 3 रेजिस्टेंस फिर से पैरेलल में है। ठीक, देखते हैं अरेंजमेंट कितना बनता है। ये वाली स्ट्रक्चर इक्वलेंट है R, ये हुआ, इन दोनों को क्रॉस करके फिर से 0.5 आ गया, ठीक है ना। अब 0.1 से एक रेजिस्टेंस निकलता है, ये इस वन होता है। आप देखिए क्यूब किस तरीके से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, और ये स्ट्रक्चर इधर किस तरीके से कन्वर्ट हो गई। यहां पे 3 रेजिस्टेंस R, R और R पैरेलल में है, यहां पे 6 R पैरेलल में है, और यहां पे फिर से 3 रेजिस्टेंस फिर से पैरेलल में है। ठीक, देखते हैं अरेंजमेंट कितना बनता है। ये वाली स्ट्रक्चर इक्वलेंट है R/3 के, और ये वाली स्ट्रक्चर इक्वलेंट है R/6 के। ठीक, और ये वाली स्ट्रक्चर इक्वलेंट है अगेन R/3 के। ये वाला पॉइंट 8 आ गया, ये वाला पॉइंट 1 आ गया। क्यों? अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, वो पैरेलल में, तो इनका R इक्वलेंट होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, यानी कि 3/R अपसाइड डाउन कर देंगे तो R/3 आ जाएगा, R इक्वलेंट कम मतलब। तो 6 रेजिस्टेंस ही हो गई। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे यहां पे, तो 3 रेजिस्टेंस है R/3, R/6 और R/3, यानी कि R/3 प्लस R/6 और प्लस R/3,
ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में आ गई, सीरीज में आ गई तो डायरेक्टली आप इनको ऐड कर सकते हो। ठीक, तो कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5r/6, ये यहां पे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 1 और 5 के बीच में बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ठीक, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखा जाए तो पॉइंट नंबर 1, मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर देता हूं, देखिए ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 3, ये 5 और ये 2। 1 के और 5 के बीच में, यानी कि 1 से करंट आएगी और 5 में से करंट निकल जाएगी। 1 और 5 के बीच में मुझे पोटेंशियल निकालना है। अब बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। देखिए पॉइंट नंबर 1 से जब 3 की तरफ जाते हैं तो 3 पे जाके 2 साइड आ जाती हैं। जब 1 से 2 पे जाते हैं 2 पे जाके भी 2 साइड्स आ जाती हैं। 2 में से एक साइड 0.5 पे जाती है एग्जिट पॉइंट पे, यहां पे भी 2 में से एक साइड 0.5 पे जाती है। एक साइड इधर चली जाती है जहां पे एक स्क्वायर मिलता है, एक साइड इधर चली जाती है, इसको भी जाके एक स्क्वायर मिलता है। 0.3 और 0.2 हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, पर ये जो 0.4 है ये डिफरेंट है। 1 के रिस्पेक्ट में 2 और 3 आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, पूरा अरेंजमेंट सेम है, लेकिन 0.4 अलग है। देखिए 1 से 3 पे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, और एक साइड 5 पे पहुंच जाती है एग्जिट पे। यहां से 1 से 4 पे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेकिन कोई सी भी साइड एग्जिट पे नहीं पहुंचती, इसलिए 4th पॉइंट 2nd और 3rd से डिफरेंट है। ठीक, फिर यहां पे देखिए ये वाला पॉइंट 8 है, ये 7 है और ये 6 है। देखिए एग्जिट पॉइंट से एक रेजिस्टेंस पहले आते तो 0.8 आता है, 0.8 से 2 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस पार करके 7 और 6 पे पहुंचते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 और 7 भी बिल्कुल आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए, ठीक है, मुझे ये कहना चाहिए कि पॉइंट नंबर ये 7 और 6 भी बिल्कुल आइडेंटिकल पॉइंट्स है, क्योंकि दोनों से एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके 0.5 आ जाता है। ठीक, अब 6, 7 और 3, 2 दोनों के दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, ओके। तो एक चीज एक तरीके से और एनालाइज कर सकते हैं हम इस चीज को। देखिए 1 से जो करंट आएगी, जो 3 और 2 में जाएगी, वो करंट तो आइडेंटिकल होगी। ठीक, जो इधर 4 में जाएगी करंट, वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड की करंट होगी। अब 0.5 पे करंट का कलेक्शन हो रहा है, करंट को वापस कलेक्ट किया जा रहा है 0.5 पे। तो आप देखिए 0.5 के रेस्पेक्ट में जो 0.8 है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे 0.1 के रेस्पेक्ट में 0.4। ठीक है, तो यहां पे जितनी करंट 3 में जाएगी और जितनी करंट 2 में जाएगी, एज इट इज करंट 2 से 5 में चली जाएगी और 3 से 5 में चली जाएगी, सिमेट्री के थ्रू। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस इस पॉइंट के रिलेटिव वो रोल प्ले करते हैं जो ये दो रेजिस्टेंस प्ले करते हैं 0.1 के रिलेटिव। और ये वाला रेजिस्टेंस जो 4 पे जाके मिल रहा है 1/4, ये रेजिस्टेंस वो रोल प्ले करता है जो 5 और 8 के बीच में लगने वाला रेजिस्टेंस प्ले करता है। इसलिए जो करंट इसमें जा रही है एज इट इज करंट 5 में चली जाएगी, 2 से 7 में कोई करंट नहीं जाएगी। इसलिए जो करंट 1 से 3 में जा रही है एज इट इज 5 में पहुंच जाएगी, 3 से 6 में कोई करंट नहीं जाएगी। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आप हटा सकते हो। तो अब ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, यूं। ये डायग्राम हो गया यहां पे, यानी कि करंट यहां से जाएगी और यहां से एग्जिट हो जाएगी। ये दोनों रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं है। ठीक, अब इस डायग्राम को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यहां से 0.1 ये है और 5 ये है। 0.1 तो ये रहा,
0.1 से एक रेजिस्टेंस निकला, ठीक है ना, और एक और रेजिस्टेंस निकला और 0.5 पे पहुंच गए, ये वाली साइड कंप्लीट हो गई। फिर 0.1 से एक और रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये होगा, फिर एक रेजिस्टेंस ये हुआ, इन दोनों को क्रॉस करके फिर से 0.5 आ गया, ठीक है ना। अब 0.1 से एक रेजिस्टेंस निकलता है ये, इसके बाद 0.4 आ जाता है, ये 0.4 आ गया। 0.4 से दो रेजिस्टेंस निकलते हैं, ये, ठीक है ना, और 0.6 और 7 आ जाते हैं। इधर से 0.6 आ गया, इधर से 0.7 आ गया, फिर 6 और 7 जाके 0.8 पे मीट कर जाते हैं, ठीक है ना। 6 से एक रेजिस्टेंस निकलता है, 0.8 आ जाता है, 7 से एक रेजिस्टेंस निकलता है, 0.8 आ जाता है। 0.8 के बाद एक रेजिस्टेंस और निकलता है और जाके सीधे सीधे 0.5 से मीट कर जाते हैं ये, ठीक। तो अब आप ये देखिए 0.1 के और 5 के बीच में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप एक ही मान सकते हो, ठीक है ना। या फिर इस वाले रेजिस्टेंस को आप यहां से अगर सिमेट्री मेंटेन करनी है तो इस वाले 0.8 को ऐसे करके यहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस निकाल के यहां मीट करा सकते हो। ये स्ट्रक्चर आ गई है। अब आप ये देखो, ये रेजिस्टेंस R है, ये R है, सब रेजिस्टेंस R है, तो ये डायग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.1 से निकलने वाला 2R, और ये 2R है और ये 2R है। जब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो वापस R हो जाएगा, तो R R और R, यहां से R, यहां से ये वाला रेजिस्टेंस भी R और यहां से ये वाला रेजिस्टेंस भी R, ये हो जाएगा। अब 2R और 3R तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो ये 2R और ये 2R मिलके R बना देंगे, R और 3R मिलके, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों मिलके R बना देंगे, तो R और 3R दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो R इंटू 3R डिवाइडेड बाई R प्लस 3R इज इक्वल टू 3/4R, ये R इक्वलेंट हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 और 3 के बीच में, देखिए 0.1 और 3, 0.1 और 3 के बीच में अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना तो वही आंसर होगा जो 0.1 और 4 के बीच में होगा, 0.3 और 5 के बीच में होगा। कोई से भी साइड के दोनों एंड के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, तो वही आंसर 1 और 3 के बीच में, 1 एंड 3 के बीच में आंसर वही होगा बिल्कुल जो 1 एंड 4 के बीच में आएगा, क्योंकि क्यूब की हर साइड, क्यूब तो हर साइड के रिलेटिव आइडेंटिकल रहता है। तो अब आप देखिए, अगर मैं 0.1 और 3 के बजाय 1 और 4 के बीच में निकालूंगा वो भी आंसर वही होगा, लेकिन 1 और 4 के बीच में निकालूंगा तो डायग्राम थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है ना। आप देखो, मान लीजिए मेरे पास ये क्यूब है, ठीक। ये 0.1 है, ये 3, ये 4, ये 2, ये 5, ये 8, ये 7 और ये 6। 1 और 3 के बीच में अगर मैं 1 से करंट एंटर करता हूं और 3 से एग्जिट करता हूं तो वही आंसर होगा जो 1 से एंटर करने पे 4 से एग्जिट करते हैं। तो अगर हम 1 और 3 के बजाय 1 और 4 के बीच में निकालने लगे तो वही चीज होगी, एज इट इज आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मैं 1 और 4 के लिए सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए करंट 1 से एंटर कर रही है और 4 से एग्जिट कर रही है, तो आप ये देखिए 1 में करंट एंटर होने के बाद 3 जगह जाएगी, 3 में, 2 में और 4 में, ठीक है। 3 में, 2 में और 4 में, फिर 4 पे कलेक्ट की जाएगी, ये करंट तो एज इट इज कलेक्ट की जाएगी, 6 से कलेक्ट की जाएगी और 7 से कलेक्ट की जाएगी। आप देखिए पॉइंट नंबर 6 और 7 आइडेंटिकल है, 6 एंड 7 सेम, और यहां पे 3 और 2,
3 एंड 2 सेम पॉइंट है, समझ लो। तो अगर मैं 3 और 2 को ऐसे मिला दूं और 6 और 7 को ऐसे मिला दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को आप मिला के सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आप इमेजिन करना, मैं इस क्यूब को 3.3 और 2 को ऐसे मिला देता हूं और 6 और 7 को ऐसे मिला देता हूं। तो आप देखिए पॉइंट 1 और 4 ऐसे होंगे, पॉइंट 1 एंड 4 ऐसे होंगे। पॉइंट 1 से 3 पे पहुंच रहे और 2 पे पहुंच रहे, और 3 और 2 को मैंने मिला दिया। ये वाला पॉइंट है 3,2। तो पॉइंट 1 से 3 पे पहुंचने में एक रेजिस्टेंस यूज होता है, ये रहा, और 1 से 2 में पहुंचने में एक रेजिस्टेंस यूज होता है, ये रहा। ये पॉइंट 3 और 2 हो गए, ठीक है ना। नीचे मैंने 6 और 7 को मिला दिया। ये पॉइंट मान लीजिए 6,7 है। पॉइंट 4 से 6 तक एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, ये रहा, और पॉइंट 7 से 4 तक एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, ये रहा। अब आप देखो, जब मैं पॉइंट 3 और 2 को मिला दिया, 6 और 7 को मिला दिया, तो रेजिस्टेंस 2, 7 और 3, 6 दोनों के दोनों रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएंगे, 2, 7 और 3, 6। ये दोनों रेजिस्टेंस ऐसे। अब 2 से एक रेजिस्टेंस निकल के 5 पे पहुंच रहे हैं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट नंबर 5 है और ये वाला पॉइंट नंबर 8 है। 5 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 3 से एक रेजिस्टेंस निकल के 2 पे पहुंच रहा है, और 2 से एक रेजिस्टेंस निकल के 5 पे पहुंच रहा है। 3 से एक रेजिस्टेंस निकल के 5 पे पहुंच रहा है और 2 से निकल के 5 पे पहुंच रहा है। ये हो गया। नीचे पॉइंट नंबर 6 से एक रेजिस्टेंस निकल के 8 पे पहुंच रहा है, और पॉइंट नंबर 7 से भी एक रेजिस्टेंस निकल के 8 पे पहुंच रहा है। आप ये देखो, क्यूब आपने किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। ये क्यूब है, कैसे स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस हैं, इसको मैं रेजिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। पॉइंट 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रहा, ठीक है ना। ये दो रेजिस्टेंस मैं यहां पे शो कर रहा हूं, और दोनों रेजिस्टेंस मिलके पॉइंट नंबर 3 और 2 पे मिल जाते हैं। 3 और 2 से फिर से दो रेजिस्टेंस निकलते हैं यूं, और दोनों के दोनों मिलके पॉइंट नंबर 5 पे पहुंच जाते हैं। 3, 2 से फिर से दो रेजिस्टेंस निकलते हैं, और दोनों मिलके पॉइंट 6, 7 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। और पॉइंट 6, 7 के और पॉइंट 4 के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंस निकलते हैं, और 6, 7 पे पहुंच जाते हैं। फिर 6, 7 से फिर से दो रेजिस्टेंस निकलते हैं यूं, किस पे पहुंच जाते हैं, पॉइंट 8 पे, और 5 और 8 के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस है। आप देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, सेम है। अब ये वाली चीज R/2 के बराबर है, ये वाली चीज भी R/2 के बराबर, क्योंकि R और R रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते तो कॉम्बिनेशन का फाइनल मैग्नीट्यूड R/2 बनता है। R/2, R और R/2 तीनों के तीनों सीरीज में, R/2, R और R/2 तो 2R हो गया, यानी कि पॉइंट 3,2 और पॉइंट 6,7 के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस 2R आ गया इस पूरी लाइन के इक्विवेलेंट। अब ये दोनों R/2, R/2, ये R/2 है, ये R/2 है, और ये R है। तो यहां पे ये वाला R/2 है, ये वाला R/2 है, और ये R है। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में फिर से निकालना है। अब आप ये देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस 2R है और ये R/2 है। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 के साथ सीरीज में है, ठीक। तो आप ये देखिए, ये जो R/2 और 2R है, इनका कॉमन कितना बन जाएगा, 2R इंटू R/2 डिवाइडेड बाई 2R प्लस R/2, ठीक है। यहां से देखिए 4R प्लस R, 5R तो नीचे आ गया, ठीक। इस 2 से ये वाला 2 कट गया, R² ऊपर है, नीचे वाला 2 बाई 5R, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो आप ये देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को आगे फिर से फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये वाली स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये तो पॉइंट 1 है और ये 4 है। पॉइंट 1 और 4 के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस है R, और ये पूरा रेजिस्टेंस 2/5R के बराबर है। R/2
2/5R और R/2 तीनों सीरीज में है, तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। ये 0.4 है, तो ये वाला रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, आप देखिए 2/5 प्लस R/2 प्लस R/2, ठीक। तो पूरी स्ट्रक्चर किसके इक्विवेलेंट होगी, अगर मैं कॉमन ले लूं, 10 कॉमन लिया जाएगा तो 10 के बजाय 4, 5 और 5, 5, 5, 10 और 4, 14/10, यानी कि 7/5 R तो ये है और R ये है, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, ठीक है ना। अगर ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R मल्टीप्लाई बाई 7/5 R डिवाइडेड बाई R प्लस 7/5 R, ठीक। फाइनल आंसर आप जान सकते हो क्या होगा, ठीक है। फाइनल आंसर होगा शायद 7/12 R, तो फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा 7/12 R। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द करंट थ्रू 25 वोल्ट सेल एंड पावर सप्लाइड बाय द 20 वोल्ट सेल इन द फिगर एज शोन। ये 20 वोल्ट सेल है, इससे कितनी पावर सप्लाई हो रही है ये निकालना हमें, और दूसरा 25 वोल्ट की जो बैटरी है इससे इन टोटल कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इससे आई करंट पास हो रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में, या पॉजिटिव, हाँ इस डायरेक्शन में आई करंट, तो यहां से आई करंट जाएगा, आई में से I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, I3 इधर जाएगा और I4 इधर जाएगा। फिर यहां से I4 करंट आएगा, यहां से I4 प्लस I3 आएगा और सारे के सारे मिलके I1 के वापस बैटरी में चले जाएंगे, ठीक। तो अगर मैं इस फर्स्ट लूप का डायग्राम बनाता हूं, फर्स्ट लूप का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो आप देखिए इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के बीच में 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 25 मानता हूं तो इसका मुझे 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 25 का। या इसको A मान लेता हूं और इसको B मान लेता हूं, तो VA माइनस VB की वैल्यू होगी पॉजिटिव की 25, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ पॉइंट है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, ये होगा। तो अब I1 करंट यहां से आके ऐसे चली जाती है यू, ठीक है। I1 करंट यहां से आके ऐसे चली जाती है और इसको अगर मैं I1 बोलता हूं, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मैं किरचॉफ लगाता हूं, तो इस लाइन में ए बी में किरचॉफ लगाएंगे कैसे, ए बी लाइन में हम किरचॉफ लगा रहे हैं, ए से स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ऑफ ए, उसके बाद जाके एक बैटरी आती है 30 वोल्ट की, प्लस का 30 वोल्ट हमको गेन हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है बैटरी की, माइनस का 11 I1, इतना पोटेंशियल का लॉस हो जाता है और हमको जो बचा हुआ पोटेंशियल मिलता है वो होता है VB, ठीक है ना। तो VA माइनस VB, 30 वोल्ट 30 हो गया, तो मेरे पास डेटा है VA माइनस VB। VB को अगर मैं इधर ले जाऊं तो VA माइनस VB की वैल्यू हो जाएगी 11 I1, इसको इधर ले गए माइनस 30, और VA माइनस VB अपने आप में 25 के बराबर है, तो 25 प्लस 30 इज इक्वल टू हो गया 11 I1। तो I1 की वैल्यू हो गई 25 मतलब 55 बाई 11 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। एक चीज आ गई, ठीक है ना। जो काम हमने AB में काम किया है वही काम हम BC में CD में भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, अगर मैं यही रूल CD में अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, तो CD में भी सेम रूल लगेगा। CD में हम VC से स्टार्ट करते हैं, VC का पोटेंशियल फिर से हमको 25 मानना पड़ेगा, यानी कि अगर VC माइनस VD करते हैं तो वो प्लस का 25 लिखेंगे हम। C से स्टार्ट करते हैं तो VC के बाद 20 वोल्ट की एक बैटरी आती है, देखिए 20 वोल्ट की बैटरी आती है, लेकिन उसकी पॉजिटिव पॉइंट ऊपर है और नेगेटिव नीचे है, इसलिए VC माइनस 20। फिर I2 करंट इस डायरेक्शन में चलते हुए मान रहे हैं हम, I2 करंट इस डायरेक्शन में चलते हुए माइनस 5 माइनस IR, I की वैल्यू
हमने I2 लिया, R की वैल्यू 5 है, 5I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। ठीक है ना, बाकी दोनों चीजों को इधर ले जाइए, VC माइनस VD पोटेंशियल ऑफ D। VD का पोटेंशियल हमने 0 माना हुआ है, तो VC माइनस VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे 25 माइनस 20 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहां से देखिए 5I2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि करंट I2 इज 1 एम्पियर। I2 करंट इज 1 एम्पियर। इसी तरीके से CD, ठीक, यहां पे आप देखिए EF GH, इन सब के लिए हम सेम चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं सारी करंट्स को ऐड करूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 तो इज इक्वल टू I आ जाएगा। ठीक, ये वाली करंट आप 5 एम्पियर निकाली है आपने, ये वाली करंट आपने 1 एम्पियर निकाली, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों मिलके 6 एम्पियर निकल आएंगे, तो आंसर हो जाएगा 12 एम्पियर। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये आ गया। ठीक है ना, पार्ट 1 में इसमें पूछा गया है कि फाइंड करंट थ्रू द 25 वोल्ट सेल। तो 25 वोल्ट की सेल से कितनी करंट निकल रही है 12 एम्पियर। जब आप EF और GH दोनों को इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो दोनों की करंट मिलके 6 एम्पियर आ जाएगी, 6 और 6 12 एम्पियर आ गई। क्लियर। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये कि पावर सप्लाइड बाय 20 वोल्ट सेल, पावर सप्लाइड बाय 20 वोल्ट सेल। आप देखिए 20 वोल्ट सेल वाले इस सिचुएशन को देखिए, यहां से क्या है, ये पॉइंट C है, इसमें क्या होता है, बैटरी ऐसे लगी हुई है और करंट ऐसे है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आ जाता है D। आप देखिए हमने अभी अभी बस थोड़े से टाइम पहले ही फाइंड आउट किया है यहीं पे कि I2 को हमने इस डायरेक्शन में माना था। ठीक है ना, और I2 की वैल्यू पॉजिटिव 1 एम्पियर आई है, पॉजिटिव 1 एम्पियर। आप देखिए बैटरी की पॉजिटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव इधर है, तब भी करंट इसमें ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी जब चार्ज होती है तो उसकी पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर होती है, और बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलती है। और इस पर्टिकुलर केस में हमने इस डायरेक्शन में करंट एज्यूम की थी और वो पॉजिटिव निकल आई। इसका मतलब इस बैटरी की पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर हो रही है, इसलिए पावर ये बैटरी सप्लाई नहीं कर रही है, इसको पावर सप्लाई की जा रही है। इसलिए पावर सप्लाइड बाय बैटरी ऑफ 20 वोल्ट विल बी नेगेटिव। यहां पे आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, और पावर सप्लाइड कितना होता है, पावर सप्लाइड इज इक्वल टू V इंटू आई, इस तरीके से हो जाता है। तो पावर सप्लाई इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है यहां पे 20 वोल्ट, I कितना है 1, तो आ जाएगा 20 वो भी विद माइनस साइन। तो पावर सप्लाइड इज इक्वल टू हो गया 20I। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर के ऊपर। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक वायर है, ठीक है ना, इसको एक पर्टिकुलर सप्लाई से जोड़ रखा है आपने, जिसकी वोल्टेज है V। तो ये अगर इसको I करंट सप्लाई कर रही है तो समझ लो कितनी पावर जनरेट कर रही होगी V इंटू आई। इस चीज को बोला है H। तो इस पर्टिकुलर केस में पावर की वैल्यू है H। तो वो ये कहता है क्वेश्चन में कि इस वायर के कट करके आपने N पार्ट्स कर दिए, और अब इन N पार्ट्स को आपने इस तरीके से बैटरी के साथ, सबको सेम बैटरी के साथ ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया। तो बोल रहा है कि अब कितनी पावर जनरेट होगी इन दोनों एंड्स के बीच में। आप खुद देखिए, अगर मैंने इस R रेजिस्टेंस को N इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी R अपॉन N। एक रेजिस्टेंस हो गया R बाई N, और ये नंबर में 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू N तक पहुंचेंगे। तो जब R इक्वलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, N इक्वलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है ना, सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं, तो उनका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है उतने टाइम से कम हो जाता है। यानी कि अगर R और R तीन रेजिस्टेंस है और पैरेलल में लगे हैं तो इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस R बाई 3 हो जाएगा। तो
तो यहां पे R बाई एन इक्वल रेजिस्टेंसेस है और n टाइम्स रोज है, तो R बाई एन डिवाइडेड बाई n, इतना R इक्वलेंट हो जाएगा यहां पे, ठीक है ना। आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक। आप ये देखो तो R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, R बाई एन। तो इस पर्टिकुलर केस में जो करंट होगी अब वो I डैश होगी। अब इस I डैश करंट की वैल्यू हो जाएगी V ओवर R इक्वलेंट। तो V ओवर R इक्वलेंट कितना है, R बाई एन स्क्वायर। इट मींस करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी V बाई R इंटू एन स्क्वायर। अब ये तो हो गई करंट, तो पावर कितनी हो जाएगी, V इंटू आई, यानी कि V इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी, V बाई आर इंटू एन स्क्वायर, V बाई आर इंटू एन स्क्वायर, ठीक। और ये V बाई आर तो पुरानी करंट थी, यानी कि V इंटू आई इंटू एन स्क्वायर इज न्यू पावर, और ये तो पुरानी पावर है V इंटू आई। इट मीन्स नए वाली पावर इज इक्वल टू पुरानी पावर इंटू एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर इंटू एच टाइम्स। पावर को इसने एच से डिनोट किया है, तो नई वाली पावर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच टाइम्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड, ठीक। पोटेंशियोमीटर स्ट्रक्चर बनी हुई है यहां पे, और बोला गया है कि कुछ ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक। पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब इस पॉइंट का और इस जो यहां लगी हुई है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो होनी बंद हो जाएगी। यानी कि जितना पोटेंशियल का डिफरेंस यहां पे है इतना इन दो पॉइंट्स के बीच में मिल जाएगा, तो इस पे करंट फ्लो होगी ही नहीं, ठीक। देखिए अगर मैं केवल ऊपर वाली स्ट्रक्चर को लेता हूं, यहां पे ये वाली स्ट्रक्चर को लेता हूं, तो ये पूरी की पूरी जो वायर लगी हुई है यहां पे, ये तो 10 ओम की है, ये 10 ओम है, ठीक है, और ये 10 वोल्ट है। अगर पूरा एलिमेंट यहां से हटा दिया जाए तो इसमें फ्लो होने वाली करंट आई की वैल्यू होगी 10 वोल्ट बाई 10 ओम, एंड 10 ओम दोनों के दोनों सीरीज में बाई 20, यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर करंट इस पोटेंशियोमीटर में फ्लो होगी अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो, ठीक। अब क्या होता है, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया, एक सर्किट लगाया हुआ हमने इस तरीके का, ये कितने वोल्ट है, 2 वोल्ट, और यहां पे एक दूसरी सेल है वो कितनी है, 4 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस 1 ओम और ये 5 ओम, और यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगा के यहां से एक पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, जिस पॉइंट पे टच कराने से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, यानी कि करंट 0। इसका मतलब ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट इस वाले सर्किट से इंडिपेंडेंट हो चुका है अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है तो, ठीक है ना। तो यहां से कोई करंट नहीं आ रही है और यहां पे कोई करंट जा भी नहीं रही। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट है, जितनी इस ब्रांच में करंट है उतनी इस ब्रांच में करंट है, उतनी इस ब्रांच में करंट है। इस सर्किट की करंट अपनी इंडिपेंडेंट फ्लो हो रही है, इसका कोई भी पार्ट इस साइड फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सर्किट बिल्कुल इंडिपेंडेंट। अगर इस सर्किट की करंट निकाली जाए तो देखिए 4 वोल्ट और 2 वोल्ट की बैटरी एक दूसरे का अपोज करती है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट बैटरी, मान लीजिए मैं इस पॉइंट ए से स्टार्ट हो जाता हूं और वापस ए पे ही आ जाता हूं, तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस 4 वोल्ट, इस तरफ से गए पॉजिटिव से घुस के नेगेटिव में निकले, माइनस 5i, फिर इधर निकले माइनस का 1i, और ये वाली बैटरी ऐड हो जाएगी प्लस का 2v इज इक्वल टू फिर से पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए से पोटेंशियल ऑफ ए कट गया, तो माइनस का 5 और 1 कितना हुआ, माइनस का 6i इज इक्वल टू 4 को इधर ले जाएंगे प्लस का 2 वोल्ट, तो i की वैल्यू आ गई -1/3 एम्पियर। इसका मतलब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ना फ्लो होके इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है 1/3 एम्पियर। तो नीचे वाले सर्किट में ए से लेके पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, यूं करके करंट फ्लो हो रही है, कितनी 1/3 एम्पियर। तो आप देखो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब आप देखो पॉइंट ए से लेके बी के बीच का पोटेंशियल देखा जाए तो पोटेंशियल ऑफ ए, करंट जा रही है ऊपर की साइड, तो
एक्चुअल में मैं इतना डायग्राम ए से लेके बी तक का सर्किट बना ही लेता हूं। यहां पे ये पॉइंट ए के बाद एक बैटरी आती है यू, एक रेजिस्टेंस आता है और पॉइंट आ जाता है बी। रेजिस्टेंस 1 ओम का है और बैटरी 2 वोल्ट की है, ठीक है। करंट जा रही है इस तरफ कितनी 1/3 एंपियर। तो पोटेंशियल ऑफ ए -2 वोल्ट माइनस आई आर 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू 2 + 1/3 यानी कि 7/3 वोल्ट। ए से और बी के बीच का पोटेंशियल कितना हो गया 7/3 वोल्ट। इसका मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल भी 7/3 वोल्ट है, ठीक। तो पॉइंट एक्स से लेके वाई तक के बीच का पोटेंशियल भी 7/3 वोल्ट है। अब मान लीजिए रेजिस्टेंस है इसका आर, तो आई इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी 7/3 वोल्ट। अब ये आई कौन सा है, ये वाला आई वो है जो इस वाली वायर में फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होगा। तो आप देखें आर की वैल्यू कितनी होगी 7/3 इंटू ये वाली करंट कितनी है 0.5। तो आंसर आ गया 14/3। रेजिस्टेंस आ गया 14/3, ठीक है। अब रेजिस्टेंस 14/3 का मतलब क्या हुआ, जब 100 सेंटीमीटर की स्टिक आपको देती है 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो x सेंटीमीटर की स्टिक देगी आपको 14/3 ओम का रेजिस्टेंस। तो x की वैल्यू कितनी होगी 14 इंटू 100 बाई 14 इंटू 3/100। ये 1 मिनट जस्ट एक सेकेंड। तो यहां पे x की वैल्यू जो निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू फाइनली निकल आएगी यहां पे 46.66 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो 46 इंटू 100, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां से x इज इक्वल टू 14/3 इंटू 10, 100/10। तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर, 46.66 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से है, हेलिक्स फॉर्मेशन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन गन है जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को थ्रो करेगी, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी v से चलेगा। उसने बोला कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उससे 60 डिग्री के एंगल पे एक लाइन है इस तरीके से, और इस लाइन में यहां से कुछ डिस्टेंस पे 0.1 मीटर पे एक पॉइंट है, कोई P मान लीजिए। तो वो ये कहता है कि B की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये इस पॉइंट S को हिट करे। ये P नहीं है, ये S पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन S को हिट करे। अब इलेक्ट्रॉन थ्रो तो इधर किया जा रहा है, S को हिट करेगा कैसे? इट्स इम्पॉसिबल अगर नॉर्मल वे में देखा जाए, पर मैग्नेटिज्म में ऐसा पॉसिबल है। क्यों? उसने बोला है कि इसी के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। देखिए क्या होता है, अगर मैं यहां पे एक टेबल ले लेता हूं यूं, और यहां पे B ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करता है, और यहां पे कोई पॉइंट इस तरीके से कोई पार्टिकल रखा है Q चार्ज का, और आप उसको किसी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देते हो, इससे किसी अल्फा एंगल पे वेलोसिटी दे। देखिए तो टेबल का प्लेन हुआ, इससे अल्फा एंगल पे वेलोसिटी दे देते, तो क्या होता है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो v cos अल्फा और दूसरा हो जाता है v sin अल्फा। यानी कि एक तो b के पैरेलल वाला कंपोनेंट और दूसरा b के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो ये तो b के पैरेलल वाला कंपोनेंट हो गया, ये b के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो गया। b के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो इस पार्टिकल को यहां पे एक सर्कल कटा देता है यूं, और जो b के पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो इस पार्टिकल को अपने साथ ऊपर उठाता रहता है। तो फाइनली पार्टिकल को सर्कल भी कंप्लीट करना है, ठीक है, और ऊपर भी उठना है। तो पार्टिकल कैसा पाथ एक्वायर कर लेता है, इस तरीके का पाथ एक्वायर कर लेता है। पार्टिकल ऊपर भी उठना है उसको, और धीरे 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 सर्कल भी कंप्लीट करना है। तो इस तरीके का पाथ पार्टिकल एक्वायर कर लेता है। आप देखिए
यूं, वो सर्कल भी कंप्लीट कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर भी उठ रहा है। ये देखिए यहां से यूं चलेगा और इसी लाइन के ऊपर यूं चलता चला जाएगा। तो ये जो प्रिपरेशन है, ये दिस इज कॉल्ड हेलिक्स। ये हेलिक्स बन जाती है। वही काम यहां पे भी होना है। पार्टिकल की वेलोसिटी v इस तरफ है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो v के दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो इसको राउंड घुमा देगा और ये वाला कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा, ठीक। तो यहां पे एक टाइप से आप देखिए इस तरीके की हेलिक्स बन जाएगी यहां पे यूं पार्टिकल की। पार्टिकल निकलेगा ऐसे, लेकिन ऐसे निकल के यहां से यूं हेलिक्स बन जाएगी। एक टाइप से यूं निकल के हेलिक्स बनेगी ऐसे। अब आप देखो वो बोल रहा है कि बी की मिनिमम वैल्यू बताइए जिससे पार्टिकल एस पॉइंट को हिट करे। तो आप देखिए जिस पॉइंट से पार्टिकल चलता है ठीक उसी के ऊपर आ जाता है एक टाइम के बाद, दूसरे टाइम के बाद फिर से इसी के ऊपर आ जाएगा, तीसरे टाइम के बाद फिर से इसी के ऊपर आ जाएगा। तो हेलिक्स बनाते बनाते तो बी की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब पहली बार में इसके ऊपर आ जाए और एस डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, यानी कि एक राउंड लेने के बाद ही अगर वो एस पे आ जाए तो बी की मिनिमम वैल्यू यूज कर रहे हो आप। अब आप देखिए इसको इसी पॉइंट के ऊपर आने में एक सर्कल पूरा करना पड़ेगा, यानी कि एक टाइम पीरियड पूरा लगेगा इसको। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई जो वेलोसिटी पार्टिकल की इस डायरेक्शन में है, v का ये वाला कंपोनेंट पैरेलल। यहां पे v का ये वाला कंपोनेंट क्या है, v cos 60 डिग्री। ये तो वो कंपोनेंट है जो b के पैरेलल चलाता रहेगा पार्टिकल को। और टाइम पीरियड क्या होगा, यहां पे टाइम पीरियड होगा 2 पाई r अपॉन v, यानी कि 2 पाई r इज mv अपॉन qb, और नीचे एक v था, v से v कैंसिल, 2 पाई m अपॉन qb, ये टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो अगर एक रोटेशन के बाद पार्टिकल s पे पहुंच गया है, यूं तो 2-3 रोटेशन के बाद भी s को हिट कर सकता है, लेकिन अगर एक रोटेशन के बाद पार्टिकल s पे पहुंच गया है तो पिच आपकी gs के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 0.1। तो यहां पे 0.1 रखो और पिच क्या होती है, पैरेलल वाला कंपोनेंट v cos 60 और मल्टीप्लाई बाई एक टाइम पीरियड, ठीक। v की वैल्यू आपको पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, टाइम पीरियड में ये लिखेंगे तो यहां पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा उसमें आ जाएगा, यानी कि v इंटू cos 60 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई m ओवर क्यू बी इज इक्वल टू 0.1। यहां से ये वाला b निकल के आ जाएगा आपका 4.7 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ये आंसर हो जाएगा।